आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 2016 पीजीटी यानी लेवल 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनका जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर के आधार पर ही बताया जाएगा, यानी जो बोर्ड के द्वारा आंसर की दी गई थी वही उत्तर हम अब डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यानी 31 क्वेश्चन नंबर, अशुद्ध विकल्प को चुनें। यानी जो 4 विकल्प दिए गए इसमें से अशुद्ध बताना है कौन सा है। तो जो अशुद्ध विकल्प है वो दूसरा हो जाएगा उद्धत। उद्धत का जो विलोम है वो विनीत होता है, न कि समुद्धत। यानी बाकी जो सारे ऑप्शन है विलोम है आनर्स, आर्स, अनार्स, उन्निमल, निमिल, निमिलन, अर्पण, ग्रहण करना, ये सारे ठीक हैं। दूसरा ऑप्शन गलत है, इसका जो विलोम है उद्धत का विनीत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो 4 ऑप्शन है, कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सूत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानीन। यानी जिनका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यज्ञशाला के लिए या यज्ञशाला में उपयुक्त समास का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो समास का चयन करें। द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। अगला देखिए, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 तीज, याद रही नून तेली, तेल लकड़ी। लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन करना है। यानी ये लोकोक्ति किस अर्थ में कही गई है, तो इसका सही ऑप्शन अब हो जाएगा गृहस्थी के चक्कर में फंस जाना। यानी जब घर गृहस्थी की बात आती है तो सारी चीज़ें, आवश्यकता जरूरत की चीज़ें हैं वही याद आती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं, यानी समास की विभक्ति का लोप नहीं हुआ अपितु विभक्ति सहित प्रयोग किया गया है। तो सरसिज समास है, अलुक तत्पुरुष का उदाहरण होता है ये, तो सरसिज। अगला है, किस शब्द में वी प्रत्यय का शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। तो साध्वी शब्द है, साध्वी शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, न कि वी प्रत्यय का। अगला देखिए, जिस पर हमला किया गया हो, वह जिस पर हमला किया गया हो क्या होता है? आक्रांत होता है। वो क्या होता है? आक्रांत। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, योगीश्वर शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है विसंधि की दृष्टि से भी और वैसे भी। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें देखिए ई, वैसे तो इसमें ई बना हुआ दिखाई दे रहा है, योगी प्लस ईश्वर, ई प्लस ई हो जाता है, तो ये ऑप्शन सही बैठ रहा है वैसे तो। लेकिन यहाँ पे ये विशेष है, इसमें स्वरागम हो जाएगा न का, तो योगिन प्लस ईश्वर होगा सही उत्तर इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? योगिन प्लस ईश्वर, न इसमें आगम हो जाएगा, यानी व्यंजन आगम का एग्जाम्पल है ये। तो योगिन प्लस ईश्वर हो जाएगा, योगीश्वर जो इसका सही संधि विच्छेद है, योगिन प्लस ईश्वर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। इस वाक्य में हेतु सही काल है, या इस वाक्य हेतु सही काल कौन सा है, यानी काल की दृष्टि से वाक्य बताना है सही कौन सा है। तो इसमें हेतु मद भूत है, यानी ये हेतु मद का मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी जो होती है वो इसमें बताया जाता है। यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, हेतु मद भूत है। गौरव शब्द की सही उत्पत्ति बतानी है आपको, इनमें से कौन सा है? तो गुरु प्लस ए हो जाएगा, तो यानी गुरु प्लस ए गौरव हो जाएगा। अगला देखिए, किताब किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, सही उत्तर हो जाएगा अरबी। अगला है, अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, तो इसमें चौथा ऑप्शन है वो अशुद्ध हो जाएगा, दीना प्लस नाथ, ये अशुद्ध है। दीन प्लस नाथ होता है, दीन प्लस नाथ, न कि दीनानाथ, दीना प्लस नाथ। अगला है, और इसमें अगर वैसे बात करें हम दीना प्लस नाथ का, दीन प्लस नाथ, तो इसमें दीनानाथ मतलब आ कहाँ से आया? तो आ का इसमें आगम हो जाता है, यानी स्वरागम जो संधि होती है उसमें आता है, स्वर का इसमें आगम हुआ है, स्वरागम, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, उपसर्ग रहित, बिना उपसर्ग वाला शब्द पूछ रखा है इसमें, तो इसमें बिना उपसर्ग वाला एक ही शब्द है सुरेश। सुरा प्लस ईश होता है, इसमें क्या है? प्रत्यय लगा है ईश, बाकी सुयोग, अत्यधिक, विदेश, इसमें क्या है? उपसर्ग लगे हुए हैं।
अगला देखिए, कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोदंड, विशिखासन, चाप, विशिख। तो चौथा ऑप्शन है विशिख है, ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों धनुष के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द देखिए, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो ये तो बिल्कुल इजी सा है, नेता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो कदाचार में हुआ है, जवामर्द में हुआ है, क्रोधाग्नि में हुआ है, कर्तव्य में नहीं हुआ। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? कर्तव्य और अकर्तव्य। ठीक है, कर्तव्य का मतलब कर्तव्य और सत्यासत्य, धर्माधर्म, इस तरह के शब्द हैं कर्तव्य अकर्तव्य, यानी कर्तव्य और अकर्तव्य। इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा अभी। अगला देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? नभोमंडल, शिरोभाग, सुदोतेजन, सर्वतोमुखी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं 47 क्वेश्चन के, और सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विसर्ग संधि का पूछ रखा है, तो इसमें कौन सी संधि है? क्षुधा प्लस उत्तेजन, आ प्लस उ क्या होता है? ओ बनता है। तो ये किस में आ जाएगा? स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये, आ प्लस उ ओ ए ओ आर, यानी गुण संधि का एग्जाम्पल ये बन जाएगा। बाकी नभ प्लस मंडल हो जाएगा, सिर प्लस भाग हो जाएगा, सर्वता प्लस मुखी हो जाएगा। तो ये विसर्ग संधि है। बाकी तीसरे ऑप्शन में स्वर संधि का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? रूढ़ का मतलब होता है जो शब्द एक मतलब किसी के योग से ना बना हो और अपने मतलब सिंगल कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का अन्य शब्दों की सहायता से वो नहीं बनता और अपने ही रूप के लिए प्रसिद्ध होता है। वो किसी उसके ना ही हम मतलब एक से ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं, मतलब सार्थक खंड उसके नहीं कर सकते हम, वो रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ का मतलब जो प्रचलन में पुराने समय से जो शब्द प्रचलित में आया हुआ है या अन्य भाषा या अन्य शब्द के योग से वो नहीं बनता और उनके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते, उस शब्द को तोड़ नहीं सकते, कहने का मतलब वो रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसमें गाय शब्द है वो रूढ़ शब्द है, विद्यालय है, लंबोदर है, पंकज है, इन शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, इनके टुकड़े कर सकते हैं और टुकड़े करने के बाद जो अलग अलग इनके खंड बनेंगे ना उनके भी अर्थ होते हैं। लेकिन गाय शब्द को अगर हम तोड़ें तो हम दोनों शब्दों के अर्थ नहीं निकाल सकते, तो ये निरर्थक शब्द फिर बन जाएंगे, तो वो रूढ़ शब्द नहीं होते। आगे क्वेश्चन देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालीन भेद इंगित करना है। मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये किस प्रकार के भूतकालीन भेद का उदाहरण है? पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है। ये तो पूर्ण भूत है। अभी मैं खाना खा चुका हूँ, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है, तो पूर्ण भूत है। अभी अभी भूतकाल में कोई काम जो अभी अभी भूतकाल में या अभी अभी जो पूरा हुआ उसको सामान्य भूत भी कह सकते हो, सॉरी पूर्ण भूत। सामान्य भूत तो मतलब रनिंग में और भूतकाल में जो काम चल रहा होता है इस तरह से होता है। तो लेकिन पूर्ण भूत का मतलब अभी अभी मतलब जो काम कंप्लीट हुआ है, अभी मतलब जो काम बीत भी गया है लेकिन अभी अभी पूरा हुआ है, उसको पूर्ण भूत कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। आगे देखिए, ये 50 से जो 54 के बीच में है, ये गद्यांश आधारित जो क्वेश्चन है वो है, तो इनको हम यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये तो मतलब कोई भी पढ़ने वाली समझने वाली चीज़ नहीं है, ये तो एट ए टाइम। लेकिन आजकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं हैं क्योंकि 15 ही नंबर की हिंदी व्याकरण आती है, तो ये जो समय है वो बीत चुका है एक प्रकार से। बाकी यहाँ टाइम हो तो आप पढ़ लीजिए इनको, यहाँ से इसको वीडियो को रोक करके भी आपके पास एग्जाम पेपर हो तो 54 से हम आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है वो, बंदूक एक उपयोगी, यहाँ आगे खालिस्तान दे रखा है, रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द देना है इन चारों में से। अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है, औजार है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, अस्त्र नहीं है। एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। अस्त्र वो होते हैं जो हाथ में पकड़ कर चला, जैसे तलवार है तो ये क्या है? अस्त्र है। और शस्त्र वह होता है जिनको हम मतलब छोड़ देते हैं, जैसे बंदूक से, मतलब बंदूक का मतलब गोली से लिया गया है यहाँ पे, जिनको हम छोड़ देते हैं, तो वो किस में आते हैं? शस्त्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो बताना है। तो पहला ही है अशुद्ध, ये ऐसे लिखा जाएगा, वह या आ जाएगा यहाँ पे, व्यावसायिक। ठीक है, तो वह ये यहाँ आ की मात्रा मिस है इसमें। बाकी कार्मिक ठीक है, सांघातिक ठीक है, षाण्मासिक ठीक है। तो अशुद्ध वाला पहला ही ऑप्शन है व्यावसायिक। जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए उसको क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए उसको क्या कहते हैं? अभिसारिका कहा जाता है उसको, अभिसारिका। ये ध्यान रखने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, हिंदी की कै ध्वनि व्याकरण की दृष्टि में है।
इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए इसमें अलप्राण यानी घोष और प्राणवायु, घोषताओं के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर दोनों प्रकार की बात पूछी गई है। यानी कै ध्वनि क्या है, ये अलप्राण और अघोष दोनों में है। अभी अलप्राण और अघोष दोनों में है, यानी उच्चारण स्थान और ये अघोष, सघोष, अलप्राण, महाप्राण, ये जो तीनों ही टॉपिक है या वर्ण का पूरा टॉपिक है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अस्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट में हिंदी अस्टेट नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हम वर्ण विचार या हिंदी की रिवीजन है वो कर रहे हैं, तो वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें भी इसकी वीडियो है अलग से। अगला देखिए 59 नंबर है, वार्णिश्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ये भी नहीं है, ई भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए प्रत्यय है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। अव्यय, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, शुद्धता। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम है वो एक प्रकार से भाव है, तो भाववाचक संज्ञा ये हो जाएगी। ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये थे हिंदी व्याकरण के फरवरी 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी लेवल का, और इसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है स्टेट की, उसमें 15 ही नंबर हिंदी व्याकरण के आते हैं। तो ये इसमें 30 क्वेश्चन आए हुए थे, अब घटा करके 15 नंबर की हिंदी व्याकरण और 15 नंबर की इंग्लिश ग्रामर है उसको कर दिया गया है ना। उसके स्थान पे जो 30 नंबर है उसको 3 अलग पार्ट में क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जीके प्लस अवेयरनेस में डाल दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी कक्षा के इसी लेवल के यानी पीजीटी लेवल 3 2016 के हिंदी लिटरेचर के जो 60 क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित बात करेंगे। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, अस्टेट में आपके काम आएगी। एक बार रिवीजन कर लीजिए आप सभी प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर है सभी की, कहीं से भी कर लीजिए जहां भी आपको मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।